एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, ये जो तैयारियां होती हैं ना, ये 2 साल की तैयारी होती है। एटलीस्ट 2 साल की तैयारी यहाँ पर होती है। तो ये जो आरएएस की तैयारी है या यूपीएससी की जो तैयारी है वो एटलीस्ट 2 साल की तैयारी है। 2 साल मान लो या फिर 1 साल में भी लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन वो क्लियर करते हैं जिनके फंडे क्लियर होते हैं बेसिक से। ठीक है, मतलब उन्होंने वो मेहनत की हुई होती है, तब जाके वो कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको 1 साल तो इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए लगता है, अभ्यास करने के लिए लगता है, आंसर राइटिंग करने के लिए लगता है, आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए लगता है। ठीक है, तो दोनों को अगर किसी की ये एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑलरेडी उसने कोई बहुत सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं तो उसकी ऑलरेडी ये प्रैक्टिस हो रखी है, या आंसर राइटिंग उसका एकेडमिक बहुत अच्छा रहा हो या फिर उसने बहुत अच्छी तैयारी करी हो, तो उसका आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ पर वो जो टाइम है ना वो कम हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में इन जो सारे एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट। इवन आप आरएएस का एग्ज़ाम राजस्थान स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम का देखोगे तो वहाँ पर करीब 45 से 50 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। और जब ये 45 से 50 सब्जेक्ट आप पढ़ते हो और हर एक सब्जेक्ट से इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी सब्जेक्ट जो है, चाहे वो राजस्थान हिस्ट्री की बात कर लें, अब राजस्थान हिस्ट्री की अगर बात करोगे आर्ट एंड कल्चर की, तो वो टोटल मेंस में 30 नंबर का आएगा, 30 या 35 नंबर का आएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि यार 800 नंबर में इसको मैं छोड़ जाऊँ क्या, आप सोचोगे इसको छोड़ जाऊं क्या मैं, लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते। वहाँ पर आपको इसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। करीब इस राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को तैयार करने के लिए कम से कम 1 महीना आपको चाहिए, प्लस इसके साथ में आपकी आंसर राइटिंग है, आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस है, वो तो अलग से चाहिए। लेकिन इसको कवर करने के लिए, इसको पूरा पढ़ने के लिए, इसके नोट्स तैयार करने के लिए, अच्छे से लर्न करने के लिए कम से कम 1 महीना आपको चाहिए। तो उसके बाद आपको 30 नंबर आपको कवर कर पा रहे हैं। उसमें जब आप फाइनल आंसर लिख के लाओगे तो मैक्सिमम आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, वो भी तब जब आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, अगर आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है और सब कुछ बहुत बढ़िया, तब जाके आपको 50% तक मार्क्स वहाँ पर मिलते हैं। तो आप यहाँ पर किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, मेरा मतलब ये है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत लेंथी सिलेबस है, बहुत लंबी तैयारी है। इसके लिए आपको एक माइंडसेट होना ज़रूरी है, मतलब एक प्रॉपर माइंडसेट होना ज़रूरी है। अगर माइंडसेट प्रॉपर होगा तभी आप इसको तैयार कर पाओगे। एप्टीट्यूड आपका माइंडसेट, मतलब मैं एप्टीट्यूड की कह रहा हूँ कि आपके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड ये यहाँ पर दोनों ज़रूरी हैं। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी 10th में परसेंट कितनी है, 12th में परसेंट कितनी है, या ग्रेजुएशन में कितनी है, या आप टॉपर हो या क्या हो, ये कोई डिपेंड नहीं करते यहाँ पर। अब माइंडसेट कैसा चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ सबसे पहले तो, जो आपको शुरू में ही सोच लेनी चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि मैं आपको यहाँ डिमोटिवेट नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि 2 साल की तैयारी है, 2 साल की तैयारी है, और अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम में अपीयर होते हो तो 21 से लेकर 40 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, जब 21 से 40 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हो तो आपको पता है कि यहाँ पर 4 साल में एक भर्ती आती है। यूपीएससी में तो 6 अटैम्प्ट हैं, यूपीएससी का अगर आरएएस की बात करो तो 4 साल में एक भर्ती है। ठीक है, और अगर यूपीएससी की बात करोगे तो यूपीएससी में अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 6 अटैम्प्ट मिलते हैं, 6 अटैम्प्ट मिलते हैं। तो 4 साल में एक वैकेंसी आती है। आप राजस्थान में 20 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हो, 21 से 40 तक दे सकते हो। ठीक है, 4 साल में एक वैकेंसी आती है, तो टोटल आप 5 वैकेंसी दे पाओगे। ठीक है, 5 वैकेंसी में अपीयर हो पाओगे। सेम अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ, यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो सेम आप 6 अटैम्प्ट दे पाओगे। हो सकता है आप दूसरी कैटेगरीज में हो तब भी आप दूसरी भर्तियां दे पाओगे। तो मान लो आपने 20 भर्ती दे पाया अगर आप दूसरी कैटेगरी में हो, अगर आप जनरल में हो तो 6 भर्तियां दे पाओगे। तो हर साल वैकेंसी आती हैं यूपीएससी या आरएएस की 1000 के आसपास, यहाँ पे भी 1000 के आसपास, और जनरल में वैसे ही 50% के आसपास आपकी वैकेंसी होती है। तो जनरल में 500 वैकेंसी है, सेम अलग कैटेगरीज़ के भी यही हाल है, सेम यहाँ पर 500 वैकेंसी होती है। तो अगर आप 5 वैकेंसी दे पा रहे हो तो सीधी सीधी बात है, मतलब यहाँ पर 5000 का ही आरएएस में सिलेक्शन होगा। मतलब आप जब तैयारी कर पाओगे तो 5000 का ही सिलेक्शन होगा, जबकि यहाँ पर भीड़ कितनी है, 4 लाख की है। सेम यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी का भी यही स्टेटस है कि हर साल 1000 वैकेंसी आती हैं और 6 अटैम्प्ट के बाद में 6000 वैकेंसी हो जाती है। 6000 वैकेंसी में वही 10 लाख अपीयर हो रहे हैं, 4-5 लाख अपीयर वहाँ पर हो जाते हैं। तो सीधी सीधी यहाँ पर बात है कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा, आप में से सिर्फ 4 से 5000 का सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो यह सबसे पहले तैयार हो लेना ज़रूरी है कि आप
कितना भी प्रयास कर लो, सारे बच्चे जितने भी अपीयर हो रहे हैं उनका किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। और आपको मैं एक और बात बता दूं, 5 लाख में से 50,000 स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। अब अगर 5 लाख में से 50,000 का बहुत ज़्यादा सीरियस है, उनका भी सिलेक्शन सबका नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। सिर्फ 4 से 5,000 का ही सिलेक्शन होगा। अब ये आप भी हो सकते हो या कोई और भी हो सकता है, लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि आपको तैयार रहना है। तैयार किस चीज़ के लिए? प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मतलब आप सबसे बुरे के लिए तैयार रहो। सबसे पहली बात तो ये है, आप ये मान के चलो कि ये जो भर्ती है, चाहे सरकारी नौकरी कुछ भी है, यहाँ पर संभावनाएं हैं फेल होने की ज़्यादा, क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, होप फॉर द बेस्ट, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं ये दोनों चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ कि ये रोज़ाना आपके काम आएंगी, क्योंकि 2 साल की तैयारी है दोस्तों। हर साल, हर दिन सुबह से शाम तक 4 कितने पहर होते हैं आपको पता ही, जो हिंदू शास्त्रों में आप जानते हो कि 8 पहर बोलते हैं, 12 पहर क्या बोलते हैं मुझे जानकारी नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन दिन में भी दिन और रात होती है, सुबह और शाम होती है। पूरे दिन भर में इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होता है, पूरे साल भर में 4 ऋतुएं होती हैं। तो 2 साल की तैयारी बहुत बड़ी लंबी तैयारी है। वहाँ पर आप बीमार भी होगे, आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सब चीज़ें रहेंगी। रोज़ाना आप डिमोटिवेट फील करोगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है। कोई सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं आएगा, कोई सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा कम कंटेंट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले खुद को इसके लिए तैयार कर लेना जरूरी है। मतलब माइंडसेट, मैं कह रहा हूँ कि आपको माइंडसेट ऐसा हो जाना चाहिए कि जैसा है हमको रोजाना बस तैयारी करनी है, हमको इस चीज़ को नहीं देखना कि क्या होने वाला है हमारे साथ में फ्यूचर में। सबसे पहली बात, होप फॉर द बेस्ट का मतलब ये है कि दोस्तों अगर आप RAS बन जाते हो तो देखो सीधी बात है कि आप अपने आसपास के अपने परिवार का नाम रोशन करते हो, आपके जो सपने हैं वो आप पूरा कर पाते हो। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है RAS या UPSC के साथ में कि आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है। अगर एक ऐसा माध्यम है RAS और UPSC जो आप सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से एक आप जो सिस्टम है ना, सिस्टम उसका हिस्सा बन सकते हो। अदरवाइज़ जो एक नॉर्मल परिवार है, 99% जो पॉपुलेशन है भारत की, वो इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बन पाती। वो 1% लोगों के पास सारी पावर्स हैं, सारी सुविधाएं हैं, सारा सिस्टम उनके कंट्रोल में है। 99% पॉपुलेशन के पास एकमात्र हथियार ये है जिसके माध्यम से वो सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, लोगों के जीवन में क्रांति ला सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। आप अच्छे बड़े प्रशासनिक पद पर पहुंचने के बाद में अपने परिवार का, अपना खुद का, अपने समाज का, सबका नाम रोशन कर सकते हैं। सबके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं। एक अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, आपको पता होगा अर्जुन राम मेघवाल जी, अभी वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में बैठे हुए हैं सेंट्रल में। दोस्तों वो एक RIS हैं, RIS मतलब राजस्थान इंडस्ट्रीज सर्विस के, मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ लेकिन मुझे जो जानकारी है राजस्थान उद्योग सेवा जो RAS में जो 3rd या 4th 5th नंबर पर भरी जाती है, मतलब उनके 200 250 300 रैंक रही होगी उस समय। तो ये RIS में इनका सिलेक्शन हुआ और आज वो हमारे देश के एक मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि एक इस स्टेज पर जाने के बाद में एक जो नॉर्मल परिवार का लड़का है वो आज एक सेंट्रल में बैठा हुआ है एज ए मिनिस्टर बनकर। कितने ही IAS, कितने ही बड़े बड़े लोग उद्योगपति उनके कंट्रोल में हैं, उनके पास पावर्स हैं जो उनके डिसीजंस को वो चेंज कर सकते हैं। तो ये एक RAS UPSC का अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन मैं साथ में यही बोलना चाहूँगा कि दोस्तों सबका सिलेक्शन नहीं होता, रोज़ाना आपके साथ में इतने सारे चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले खुद को एक एप्टीट्यूड डेवलप कर लीजिए कि यार कुछ भी हो जाए मुझे गिव अप नहीं करना है। इस तैयारी में सबसे बड़ी बात है गिव अप नहीं करना, कंसिस्टेंट रहना, रोज़ाना तैयारी करना। आपको ये तैयारी नहीं होनी चाहिए, आपकी एक हैबिट बन जानी चाहिए कि रोज़ाना मुझे इतना तो करना ही है। नेक्स्ट चीज़, एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी ये है कि जैसे आपको पता होगा कि महाभारत के टाइम पर वो सब लोग जुआ हार गए थे, जो पांडव थे वो जुआ हार गए, ठीक है। उसके बाद में और द्रौपदी के वाला केस भी आपको पता है कि द्रौपदी का चीर हरण वाला केस हुआ था। तो उसके बाद में वो जब केस हुआ तो द्रौपदी बाद में भगवान श्री कृष्ण से क्रोधित हो गई, ठीक है। उसने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि सर वो आप तो मेरे भ्राता हो, आप तो मेरे पूजनीय हो, आप तो मेरे आराध्य हो, आप तो मेरे भगवान हो, है ना, लेकिन फिर भी आपने क्यों हरा दिया हमको? मतलब आप तो इतने सर्व ज्ञाता हैं, ठीक है, फिर भी हम क्यों हार गए, क्यों जुआ में हार गए, सब चीज़ें ऐसे क्यों हो गई हमारे साथ में, विपरीत क्यों हो गई, हम सब कुछ अपना दांव पर लगा बैठे और सब कुछ गंवा बैठे। तो आपने मतलब ऐसा क्यों नहीं किया, आप तो सब कुछ सर्वज्ञाता हो।
तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ और मैं आपको क्षमा नहीं करूँगी। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि द्रौपदी, आप मेरी बहन हो, मेरी सखा हो, तो मेरा इतना बड़ा अपराध नहीं है, मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं है जितना तुमने मुझे अपने मेरे ऊपर आप क्रोधित हो चुके हो, ठीक है। मेरा इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना तुम मुझ पर क्रोध कर रही हो। एक्चुअल में क्या है, जो कौरव थे उन्होंने बोला कि यार शकुनी है ना जो हमारी साइड से दाव चलेगा, लेकिन क्या तुम्हारे पाँचों यहाँ पे सारे पाँचों खड़े हुए हैं, इनसे पूछो क्या उन्होंने कुछ मेरे ऊपर छोड़ा? क्या मेरे ऊपर उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कृष्ण दाव लगाएगा? नहीं ना। तब उनको समझ आया ये बात कि जब हम ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देते हैं ना, तब जाके हम सफल होते हैं। वो जब हम खुद सोचने लगते हैं कि हम कुछ कर जाएंगे, वो संभव नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि निष्काम कर्म करिए, सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर चलिए कि ईश्वर करेंगे, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ईश्वर करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो निष्काम कर्म को यहाँ पर आपको एक मूल मंत्र बना लेना है। देखो यहाँ पर आपको रोज़ाना मेहनत करनी है, रोज़ाना मोटिवेट होना है। मोटिवेट कैसे रहोगे? जब आप ईश्वर पर छोड़ोगे तब मोटिवेटेड होगे। आप रोज़ाना जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको कैसे दूर करोगे? जब आप ईश्वर पर छोड़ दोगे कि यार मैंने मेरा कर्म कर दिया, आगे फल उनके हाथ में, तो आप एक अनावश्यक जो अपेक्षाओं के बोझ में जो आप दबोगे उससे आप दूर हो जाओगे। तो ये मेरा सजेशन है कि यहाँ पर 2 साल में आपको कंसिस्टेंट रहना है, गिव अप नहीं करना है और ईश्वर पर छोड़ के चलना है कि मैं आज अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट दूंगा। रोज़ाना सिर्फ आपको एक दिन बेस्ट देना है और धीरे धीरे जब आप रोज़ाना बेस्ट देने लगेंगे तो आप 2 साल में खुद को उस लेवल पर लेके आ जाएंगे जब आपकी तैयारी हो चुकी होती है। ठीक है दोस्तों, ये 6 महीने का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर सिर्फ आप टीचर का एग्ज़ाम नहीं है या कोई लाइब्रेरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम नहीं है। 2 महीने 4 महीने आप नोट्स पढ़ लिए और आपका सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर ना ही इस चीज़ का गेम है कि आपको 10 सूत्र आपको पता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हल कर लेंगे। ये एक प्रैक्टिस का गेम है जो समय मांगता है। ये एक बहुत सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए आपको एक समय चाहिए, एक मेहनत चाहिए, एक आपको अभ्यास चाहिए। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होने के लिए 2 साल तक लगातार रहने के लिए आपको एक माइंडसेट, एप्टीट्यूड वो ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको यूजफुल रहेगा कि आप हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहो, पहले ही सोच के चलो, पहले ही प्रिपेयर रहो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उम्मीदों के साथ में रहो कि यार हम जो मेहनत कर रहे हैं बेस्ट होकर हमारा सिलेक्शन बिल्कुल, हम बहुत ज़्यादा करीब हैं और अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो हम बहुत ज़्यादा चेंजेस सोसाइटी में लेके आ पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस RAS को है ना अपने जीवन का RAS या UPSC को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मत बनाइए। दोस्तों आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आप बताइए कि आपके क्षेत्र के SDM कौन है? क्या आप आपके SDM को जानते हो? क्या आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसके सारे SDM को जानते हो? या आप पूरे ज़िले में जहाँ पे रहते हो सब IAS को जानते हो? मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी नाम नहीं पता। ठीक है, तो फिर इतनी टेंशन क्यों लेनी है, इतना सीरियस क्यों होना है जब आप उनको अब वो। और फिर दूसरी बात ये है कि दोस्तों जब मैं खुद सरकारी सेवा में हूँ, हमारी अपेक्षाएं होती है कि हम ये चेंज कर देंगे, हम वो चेंज कर देंगे। एक्चुअल में सरकारी डिपार्टमेंट में रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, लोगों की सब कुछ सबके लिए करना संभव नहीं है और इतने फिर ऊपर से हमारे प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं। आप एक सिस्टम का जब हिस्सा बन जाते हो तो आपको सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो अपन सोच के आते हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। हमसे पहले भी कोई IAS RAS रह चुका है, उसने सब कुछ नहीं बदला है, बहुत चीज़ें हैं जो अभी करनी बाकी हैं। तो आप कुछ चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आप ये सोच के चल रहे हो कि एक IAS बहुत बड़ा तोप होता है, RAS बहुत बड़ा तोप होता है, ऐसा नहीं है। पूरे भारत में जाने कितने IAS RAS हैं। सबसे पहली बड़ी बात है आपका जीवन को RAS को छोटा ही मानकर चलिए जीवन से। जीवन आपका बहुत बड़ा है, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। RAS के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो, UPSC के अलावा बहुत कुछ कर सकते हो, अपना कंट्रीब्यूशन समाज में दे सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो तो अपना 100% इसमें दीजिए, तब जाके आप खुद को संपूर्ण महसूस कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको एक एग्ज़ाम लाइफ पूरा डिसाइड मत कर दीजिए। ऐसा मत मान के चलिए कि ये मेरी पूरी लाइफ है। अपने 2 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट जितनी भी आप तैयारी कर रहे हो अपने पूरा 100% दे के चलिए, लेकिन भगवान पर छोड़ के चलिए, ईश्वर पर छोड़ के चलिए कि कोई बात नहीं, जो मैंने मेरी तैयारी करी, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होगा वो मुझे यहाँ पर परिणाम देंगे। तो कई बार क्या है, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, कुछ आपके साथ में नेगेटिविटी चल रही होगी, प्रेशराइज हो रहे होंगे, स्ट्रेस फील कर रहे होंगे, तो ये माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा।
लास्ट एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो इस माइंडसेट को, इस एप्टीट्यूड को अपने इन तैयारियों में शामिल कीजिए, तब जाकर आप इसको फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे, अपनी सफलता को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, इतनी शुरू में जोश में तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन जब बाद में जब आते हैं ना, तब वो यहाँ पर शुरू करते हैं 100 से, लास्ट में आते आते 10% पर रह जाते हैं, उनसे रिवाइज भी नहीं हो पाता, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले उनसे रिवीजन भी नहीं हो पाता, जबकि वो अपना बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम वहाँ पर दे चुके होते हैं। तो अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन को फेडअप नहीं होना है, अपन को शुरू से ही इसकी हैबिट बनानी है, हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना है, माइंडसेट ऐसा बना के रखना है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए मुझे अपना रेगुलर पढ़ाई करनी है, कोई भी रिजल्ट आ जाए मुझे कोई टेंशन नहीं होने वाली। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इस वीडियो में इतना ही था, और आपके जो कमेंट्स हैं मुझे कमेंट, जो भी आपकी क्वेरीज हैं कमेंट कर सकते हो, मैं उनका भी एड्रेस करूँगा, उनके बेसिस पे भी आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।